Okay. So today we are going to discuss about holding and subsidiary companies, right? So holding कंपनी का जैसे कि आप लोगों ने बताया और हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी ऐसी है जो किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स यानी कि मोर देन 50% शेयर्स जो है वो एक्वायर कर लेती है और दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है उसकी मैनेजमेंट को, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी को वो एक्वायर कर रही है उसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी की मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर पाती है क्योंकि उसके पास उतने शेयर्स की ओनरशिप है। और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है होल्डिंग कंपनी का वो है प्रमोट करना कॉम्बिनेशन मूवमेंट को, जिससे क्या अगर हमारी जो दूसरी कंपनी है वो एक कॉम्पिटिटर है हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं और हम मोनोपोली एंजॉय कर सकते हैं। और जब मोनोपोली हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हम उसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा स्केल पे प्रोडक्शन करके हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनीज। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें ये मीनिंग जो है हम और अच्छे से एक बार पढ़ पाएंगे और एक बार हम इसको डिस्कस भी कर पाएंगे। Okay, so this is the PPT which I am going to share with you. Are you able to see my screen, beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So holding companies जो है हमारी meaning of holding companies is when a company acquires majority of shares and that share is more than 50%. So when a company acquires majority of shares more than 50% in the ownership of a company or is in a position to control the management of the company, that is called the holding company. And the other is called a subsidiary company. Holding company is able to exercise a control over the management of other company by the virtue of its share ownership. जैसे मैंने बताया क्योंकि उसके पास दूसरी कंपनी का शेयर होल्डिंग रहती है, ओनरशिप रहती है, इसलिए कंपनी जो है उसको एक्वायर करती है और उनको कंट्रोल करती है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द होल्डिंग कंपनी इज टू प्रमोट द कॉम्बिनेशन मूवमेंट सो दैट कंपटीशन में बी एलिमिनेटेड, कि हम कंपटीशन को अपने खत्म कर सकते हैं अगर हम अपने कॉम्पिटिटर को ही बाय कर लें। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली या नियर मोनोपोली ले सकें और इकोनॉमीज इन स्केल जो है वो मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन में, ये सब हम सिक्योर कर सकें। इज इट क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? आपको समझ में आया कि क्या मतलब है होल्डिंग कंपनी का? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अब हम कब बोलते हैं कि कब एक कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी जो है दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है, या कब एक कंपनी जो है वो दूसरी की सब्सिडरी कही जाएगी। तो उसका क्या कंडीशंस है? पहली बात तो इफ अ कंपनी एक्वायर्स ऑल और मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अदर कंपनी, है ना, एक कंपनी उसके सारे शेयर खरीद ले या मोर देन 50% खरीद ले। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जैसे हम जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर कंपनी के पास दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमारे ही वहां बैठे हुए हैं तो वही डिसीजन ले रहे हैं, और वो तब होगा क्योंकि क्या होता है कि जितने जिसके शेयर होल्डर्स होते हैं उतना ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, वहीं से वो नॉमिनेट कर पाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि कंपनी के केस में क्या होता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है और ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में है। तो शेयर होल्डर्स जो है अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर एक कंपनी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी बन जाए जो दूसरी कंपनी की ऑलरेडी सब्सिडरी है, यानी कि अगर ए जो है एक मेजर कंपनी है और बी इसकी सब्सिडरी है, अब बी की अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी होगी तो वो ऑटोमेटिकली ए की सब्सिडरी होगी, है ना, दैट इज बाय ऑटोमेटिकली। तो ये 3 कंडीशंस हैं जब हम ये बोलते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एडवांटेजेस, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा जिससे आप ये नोट कर पाए बाद में। तो एडवांटेजेस क्या है कि एक तो दोनों कंपनी की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज रहती हैं, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं हो रहा कि बंद हो रही है,
वो अपनी डायरेक्शन में काम कर रही है, अपने बैलेंस शीट्स मेंटेन कर रही है, ये अपनी बैलेंस शीट मेंटेन कर रही है। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की आइडेंटिटीज लिक्विडेट नहीं हो रही हैं, दे आर नॉट लूजिंग देयर आइडेंटिटी। फिर बहुत सारे इनके इनकम टैक्स बेनिफिट्स होते हैं कि हमारे जो लॉसेस हैं वो हम एक कंपनी का लॉस दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर पाते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस फॉर दैट, सर्टेन कंडीशंस फॉर दैट, बट स्टिल देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस देयर। और सब्सिडरी कंपनी जब एक बड़ी कंपनी का एक पार्ट बनती है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। बड़ी कंपनी ऑटोमेटिकली जो है अच्छा काम कर रही है, तो सब्सिडरी कंपनी को भी उसका बेनिफिट जो है वो मिलता है। और मोनोपोली, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब बड़ी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, वो मोनोपोली या नियर मोनोपोली का एडवांटेज भी इंजॉय करती है, क्योंकि एक तरीके से जनरली क्या होता है, या तो हम अपने कॉम्पिटिटर को खरीदते हैं, या हम अपने सप्लायर को खरीदते हैं, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे बराबर की कोई कंपनी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे थी ना, तो हमारे साथ की कोई कंपनी थी जो हमारा ही प्रोडक्ट बेच रही है, तो हमने उसको बाय कर लिया, तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरा केस क्या है कि हमारा सप्लायर था, हमने अपने रॉ मटेरियल वाले को बाय कर लिया, जो कंपनी हमारे लिए रॉ पार्ट्स बनाती थी, तो उससे क्या हुआ कि हमारा पूरा सप्लाई पे कंट्रोल आ गया। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमको मोनोपोली के बेनिफिट्स हो सकते हैं। और होल्डिंग कंपनी डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रमोटिंग द कॉम्बिनेशन मूवमेंट, जैसे हम अभी सारा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ये इकट्ठे होके जब हम चाहते हैं कि हम ज्यादा बिजनेस को प्रमोट कर सकें, तो वहां पे हम होल्डिंग कंपनी की स्ट्रैटेजीज जो है वो कंपनीज यूज करती हैं। Okay, so these are the advantages of holding companies. Any doubt in this slide, beta? No, ma'am. आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. इसके अलावा क्या है हमारे और एडवांटेजेस क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ईच कंपनी कैन बी इजीली नोन बाय एज ईच कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स ओन बुक ऑफ अकाउंट्स। अब क्या होता है कि सब, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, इसलिए वो अपनी अपनी सेट ऑफ बुक्स जो है वो बनाते हैं। तो हम हर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम अलग से देख सकते हैं। और लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी एज कंपेयर टू अनदर टेक्निक, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एमलगमेशन। हम एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करें तो एक तो तरीका यह है कि वो होल्डिंग बन जाए, और दूसरा तरीका क्या है, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो और फिर नए सिर से शुरू करो, तो उसमें ज्यादा खर्चा होगा, है ना। एक कंपनी चलती आ रही है, आपने सिर्फ उसके शेयर्स बाय कर दिए, तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट लगता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया शुरू में कि जब हम होल्डिंग कंपनीज होती हैं तो हमें एडवांटेजेस जो होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो हम सब एक्वायर जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम होल्डिंग कंपनीज के एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। लेकिन देर आर एवरीथिंग लाइफ में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ एडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस ना हो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि होल्डिंग कंपनी के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? एनी आइडियाज? एनी आइडियाज? कोई बता सकता है कि क्या कोई डिसएडवांटेज हो सकता है होल्डिंग कंपनी करने का? वो कॉस्टली हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बिल्कुल कॉस्टली हो सकता है, हम इतना पैसा किसी और कंपनी में लगा रहे हैं। यस मैम। और टाइम भी लगाना पड़ेगा, ऐसे अपने आप से तो प्रोडक्शन हो नहीं जाएगा, बस हम हमें लगना कॉम्प्लिकेटेड भी पड़ेगा इसे। ज्यादा मैनेज बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहेगा। सकता है, रिस्क इज आल्सो देयर। यस, पता नहीं वो कंपनी पावर कितना ऑफ चलेगी। मिसयूज हो सकता है मैम। क्या चीज? दोबारा बोलो। पावर ऑफ मिसयूज। या पावर का मिसयूज भी हो सकता है, बिल्कुल। हम दूसरी कंपनी पे इतना कंट्रोल करें, अब सब्सिडरी कंपनी के लिए तो कितना ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है ना। और मैम मैनिपुलेशन हो सकता है आई थिंक। कैसे बेटा, थोड़ा बताओ। जी मैम। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो अपने पॉइंट को बेटा। आप मैनिपुलेशन की बात कर रहे हो? मिनॉरिटी शेयर होल्डर जी जी मैम।
बिल्कुल। तो हम देखते हैं आप मैम रिसोर्स वेस्ट हो सकते हैं। यस, अगर बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी जाती है तो। हाँ बेटा बोलो, आप बोलो क्या कह रहे हो। मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली बात तो ये, यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो सकता है ना। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट हो सकता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको ऑपरेशन हो सकता है कि हम उन पे अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। और इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें भी मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। होल्डिंग कंपनी को सारे बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं मोनोपोली, लेकिन मोनोपोली इज ऑलवेज वेरी डिसएडवांटेज फॉर सोसाइटी, है ना। मोनोपोली तो अपनी मर्जी से अपने ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, तो उसमें जो जनरल पब्लिक है उसको नुकसान होता है। और सब्सिडरी कंपनी जो है उसको फोर्स किया जाता है कि वो होल्डिंग कंपनी जैसा का है उन्हीं लोगों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करे। They may not be good people, they may not think for the benefit of the subsidiary company, right? तो subsidiary company के existence पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। और होल्डिंग कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी कर सकती है सब्सिडियरी कंपनी का, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। तो अभी हम इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो होल्डिंग कंपनी और जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी तो अपने तरीके से काम कर रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करती है, वो दूसरों को, जो सब्सिडरी कंपनी को भी बेनिफिट्स को अपने अकाउंट्स में मिला के दिखाती है। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड जब बैलेंस शीट बनती है तो हम उसको वहां पे उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, कैसे हम उसके सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, ये हम अब देखेंगे। सो लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटेशन फॉर यू। मुझे 1 मिनट दीजिए आप, मैं आपके लिए जो फाइल अभी मेरे पास आई है मैं वो ओपन कर रही हूँ। ये आपकी बुक में से ही है कंटेंट, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सो आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन। ओके, कैन यू सी दिस? यस मैम। ओके, तो जो सेक्शन 1, ठीक है, हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 है, सब सेक्शन 3, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मोनोपोली को, सॉरी नॉट मोनोपोली, होल्डिंग कंपनी को डिफाइन करता है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया बेसिक। तो आपका होमवर्क है कि आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है ना, क्या क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को भी शो करती है, अपनी बैलेंस शीट में इंक्लूड करती है। तो वहां पे जब वो अपने अकाउंट्स बनाती है तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है वो होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल करता है, होल्डिंग कंपनी को डिफाइन करता है, और उसकी सारी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं वो बताता है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि पहली बात तो इसके लिए जो नाम यूज होता है दैट इज कॉल्ड द पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो जो पेरेंट कंपनी है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी हो सकती हैं, और जब पेरेंट कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट्स को बनाएगी तो वो क्या क्या दिखाएगी, एक तो अपनी बैलेंस शीट के साथ साथ सब्सिडरी की बैलेंस शीट, सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, उसके ऑडिटर्स की रिपोर्ट, और एक स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी। आज से जब ये टर्म इंटरेस्ट लिया जाएगा तो ये इंटरेस्ट ब्याज नहीं है, ये इंटरेस्ट है हित, यानी कि अगर मेरे कितना स्टेक है, अगर मेरे पास एक कंपनी के 10% शेयर होल्डर्स हैं, 10% शेयर्स हैं मेरे पास, तो इसका मतलब मेरा 10% का इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट, जहां भी ये वर्ड यूज होगा, आप ब्याज के तरीके से इसको नहीं सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरा कितना इसमें हित है,
कितना स्टेक लगा हुआ है, कितना परसेंटेज ऑफ पैसा मेरा लगा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरेस्ट। क्योंकि इसकी बहुत जगह ये टर्म यूज होने वाली है, इसलिए मैं आपको यही ये टर्म क्लैरिफाई कर रही हूँ। और उसके बाद एक चीज देखी जाती है कि क्या होल्डिंग कंपनी और क्या सब्सिडरी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एक ही साथ फिनिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर वो एक साथ फिनिश नहीं हो रहा है तो जो टाइम पीरियड में, जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी का तो दिसंबर में खत्म हो जाता है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी मार्च में खत्म करती है, या वाइस वर्सा। तो जो बीच का है उसको हम, बीच का जो 3 महीने का गैप है उसको हम अलग से दिखाया जाता है। अभी कैसे दिखाएंगे वो हम आपको भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो है दैट मे नॉट बी द सेम, मे नॉट एंड एट द सेम डेट, है ना, लेकिन 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और वो जनरली होगा भी नहीं, क्योंकि जनरली या तो हम फाइनेंशियल ईयर पे बंद करते हैं या हम अपने क्लोजिंग जो हमारा कैलेंडर ईयर है उस पर बंद करते हैं। तो इसलिए 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है। और दूसरी चीज, अगर वो 6 महीने से ज्यादा है तो हम उसको दूसरे साल में ले जाएंगे जहां वो 6 महीने से कम हो जाएगा। सो दैट्स अ टेक्निक। अब हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने बताया आपको कि होल्डिंग कंपनी का कितना हित है वो इसमें हम पता लगाएंगे। तो उस स्टेटमेंट में बताएंगे कि उसके पास कितने शेयर्स हैं, कितने प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, ये 2-3 चीजें जो होती हैं वो हम इसको बताएंगे। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि हम दिस वन, जब हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा काम यही होगा। हमें कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी। हमें सब्सिडरी कंपनी के भी डेटा दिया होगा, हमें होल्डिंग कंपनी का भी डेटा दिया होगा, और फिर होल्डिंग कंपनी की हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। मतलब एक तो आप समझो, देखो होल्डिंग कंपनी के पास अपना प्रॉफिट, अपना एसेट्स, अपना सब कुछ है, वही चीजें सब्सिडरी अकाउंट में भी हैं। उन दोनों को मर्ज करके एक साथ लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो दोनों ही होल्डिंग कंपनी का है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं? ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। मैं आपको ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर में पूछा जा सकता है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है होल्डिंग कंपनी की, वो कौन से शेड्यूल के अंडर बनाई जाती है। ऐसे ही पूछा जा सकता है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो होल्डिंग कंपनीज को के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर consolidated financial statements, that is consolidated balance sheet and consolidated statement of profit and loss, the company shall mutatis mutandis, इसका मतलब क्या है, that follow the requirement of this schedule as applicable to a company in the preparation of balance sheet and statement of profit and loss। तो ये जो रूल दिया गया है आप उसको फॉलो करोगे, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करोगे as per the requirements specified in applicable accounting standard। उसमें क्या क्या है, प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको देती हूँ। अगर जैसे हमने बोला कि होल्डिंग कंपनी जो है वो 50% से ज्यादा होल्ड करती है, मान लिया होल्डिंग कंपनी 70% होल्ड करती है, तो जो बाकी का 30% है ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। माइनॉरिटी का इतना पैसा लगा हुआ, और वो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी का एक मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि जैसे 70% इंटरेस्ट वो हो गया होल्डिंग कंपनी का, क्योंकि उसने 70% शेयर खरीद लिए। बाकी के जो 30% है वो हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो और अलग अलग लोगों का है, ये 70% एक जने का है, दैट इज अ होल्डिंग कंपनी एंड दैट इज कंट्रोलिंग देम। ठीक है, सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, उसका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपको अलग से डिस्क्लोज करना है, पहली चीज। और इसी तरीके से प्रॉफिट में कितना है, इसी तरीके से बैलेंस शीट में कितना है, ये हम सेपरेटली दिखाएंगे दोनों चीजों को। फिर क्या करेंगे हम,
कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें और चीजें हम क्या डिस्क्लोज करेंगे और वो कैसे डिस्कस किया जाएगा, जैसे हमने नेट एसेट्स लास्ट क्लास में जब हम वैल्यूएशन पढ़ रहे थे हम शेयर्स का, तो वहां पे हमने नेट एसेट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, है ना। तो वैसे ही हम डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी कितनी नेट एसेट्स पेरेंट कंपनी की है जो कि होल्डिंग कंपनी है, और कितना उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, और अगर इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज अलग अलग हैं तो हम उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि हम ये बता रहे हैं होल्डिंग कंपनीज के अकाउंट, है ना। फिर से बताती हूँ, अभी हम बना रहे हैं होल्डिंग कंपनी के अकाउंट। होल्डिंग कंपनी खुद से भी काम कर रही है और उसकी एक से ज्यादा सब्सिडरीज भी हो सकती हैं। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हर सब्सिडरी में उसका कितना पैसा लगा हुआ है, कैपिटल में कितना लगा हुआ है, प्रॉफिट्स में कितना लगा हुआ है, हर सब्सिडरी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। ये सब हमें ऐड करके उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे वो हमारा पैटर्न है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ थियोरेटिकली। जितनी भी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, वो सब इसके अंडर कवर्ड है। An entity shall disclose a list of subsidiaries or associates or joint venture which have not been consolidated in the consolidated financial statements along with the reason। अगर कोई आपकी कंपनी है सब्सिडरी और आपने उसको नहीं दिखाया है तो आप यहाँ पे उसको बताओगे कि आपने उसको ऐड क्यों नहीं किया। ये होल्डिंग, क्योंकि हम किसके अकाउंट बना रहे हैं, किसके अकाउंट बना रहे हैं हम बताइए, होल्डिंग कंपनी। यस, होल्डिंग कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं। और कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड। यस। अब कंसोलिडेटेड में उसके पास एक सब्सिडी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। हमें सबकी डिटेल एक साथ डालनी है। अभी हमारे कोर्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, हमारे कोर्स में सिंगल जो होल्डिंग कंपनी है सिर्फ वहीं तक कवर्ड है। तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसका प्रॉफिट है, और उसका जो प्रॉफिट है वो तब तक होल्डिंग कंपनी का नहीं होगा जब तक वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे। क्योंकि फिर से सोचते हैं हम क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, है ना। तो शेयर पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तभी तो होल्डिंग कंपनी कहेगी ना इस प्रॉफिट में मेरा हिस्सा है। तो डिविडेंड जो भी डिक्लेयर्ड होगा बाय सब्सिडरी कंपनी, दैट इज फॉर अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। बट डिक्लेयर, अगर आपका डिविडेंड जो है वो बाद में डिक्लेयर हुआ है, हमारी बैलेंस शीट की डेट निकल गई और उसके बाद में जो है हमारा डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हो रहा है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि हमारी बैलेंस शीट की डेट नहीं आ जाती है ना। ये तो बड़ा नेचुरल सा पॉइंट है कि अब जब डिक्लेयर होगा हमें पता चलेगा तभी तो हम उसको मानेंगे। अगर जब तक हमारी बैलेंस शीट मान लो 31 मार्च को क्लोज हो गई होल्डिंग कंपनी की और डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 15 अप्रैल को, तो अगले साल में जाएगा, है ना। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये यहाँ पे कई बार जो हमारा क्वेश्चन आता है वो डिविडेंड डिक्लेयर जो है उसके रिलेटेड आता है, ठीक है। डिविडेंड के बारे में कई बार जो है वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो जो इसके प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हो सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो अकाउंटिंग पार्ट है कि हम इसको कैसे हम डिविडेंड को डिस्कस करें, कैसे हम आगे चल के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको एक्चुअली ये पेज ऊपर से थोड़ा सा कट गया है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जो डिविडेंड है हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए, चाहे वो डिविडेंड फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, ठीक है, वो कंपनी की बुक्स में शो किया जाता है। कब शो किया जाएगा ये डिपेंड करेगा वो डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ है। उस डिविडेंड डिक्लेयर के लिए कॉन्सेप्ट आता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ओके, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, इसने निशा आपने पीडीएफ बनाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ करी है।
मैम ये ऑटो कट के चलते क्रॉप हो गया सारा, इसलिए मैंने आपको सेकंड पीडीएफ शेयर किया है। अच्छा, एक और शेयर किया? ओके, जस्ट Yes, लेट ma'am. मी, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ऐसा करते हैं हम यहाँ से अकाउंटिंग पार्ट जो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इसको पूरा क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ तक, आपको बताइए किसी को कोई डाउट है तो? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? तो ठीक है, आप इसको थोड़ा सा, इसका बेसिक जो है मैंने आज आपको पूरा, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कंसोलिडेटेड है वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाया जाता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट उसको किस तरीके से, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मतलब क्या है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इतना जो थियोरेटिकल बेस है वो आपको पढ़ के आना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो हम इसको अच्छे से, आपको समझ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू स्टडी टिल दिस पॉइंट, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। यस मैम। ओके, तो यस मैम। just one second.